नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को आगामी आईटी डिपार्टमेंट भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है इंडिया जीके के टॉपिक वाइज जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डेली बेसिस पर कर रहे हैं। शाम को 8:30 पर आपके ये क्लास जो है डेली बेसिस पर आपके लिए डाली जा रही है, तो आप टॉपिक वाइज इन पॉइंट्स को डेली पढ़ सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके लिए जो है लूसेंट की जो बुक आई है लेटेस्ट वर्जन की, उसके बेस पर आपके लिए सामने रखे जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आज हम जो नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू की, वो है अपने गुप्त काल से संबंधित। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो अंतिम में इसको शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय रहेगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट जिनको भी पता है इसका आंसर वो लिख सकते हैं, बाकी मैं अभी आपके सामने इसका आंसर बताने वाला हूं। तो देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो कौन था? तो प्रश्न एक के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था आपकी श्रीगुप्त। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो है किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? तो देखिए, प्रश्न 2 का उत्तर प्रश्न 2 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, कुषाणों के। गुप्त जो है वो आपके कुषाणों के शासक सामंत थे। ठीक है, गुप्त कुषाणों के सामंत थे। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सभी। तो देखिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम जो है महाराजा धीराज की धारण की थी। ठीक है, ये गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न आपको सूची को सुमेलित करने से संबंधित है। तो सूची 1 और 2 को अच्छे से सुमेलित कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कूट जो है आपका, या कौन सा ऑप्शन जो है कूट का वो सही है। तो आशा करता हूं आप सभी ने इनका आंसर जो है पता कर लिया होगा। और जल्दी से जिनको भी पता चल चुका आंसर लिख दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जो है आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, 1, 2, 3 और 4। यानी आपका जो प्रयाग इलाहाबाद, आपका इलाहाबाद या प्रयाग अभिलेख प्रशस्ति जो है वो आपके समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसड स्तंभ लेख जो है वो आपका कुमार गुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख जो है वो आपका स्कंद गुप्त से संबंधित है। और मंदसौर लेख जो है वो आपके बंधु वर्मन से संबंधित है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख जो है चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसड स्तंभ लेख जो है कुमार गुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख जो है आपके स्कंद गुप्त से संबंधित है। और मंदसौर लेख जो है वो आपके बंधु वर्मन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आपके गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? गुप्त वंश शासक, गुप्त शासक के शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? तो देखिए, प्रश्न 5 का उत्तर प्रश्न 5 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, कौन सा? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट जो था वो गुप्त शासन के दौरान जो है ऐसा व्यक्ति माना जाता था, आर्यभट्ट, जो एक खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? तो देखिए, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? प्रश्न 6 के अंदर राइट आंसर होगा आपका डी, संस्कृत भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत। अगला प्रश्न है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ऑप्शंस आपके सामने है।
स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त और समुद्रगुप्त। तो देखिए भाई, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो प्रश्न 7 का राइट आंसर होगा आपका डी, समुद्रगुप्त को। ठीक है, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को जो है विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ये एसएससी 2002, आरआरबी 2003, 4, यूपीएससी 1990, ठीक है, सीजीपीएससी 2005 और बीपीएससी 2015, इतनी बार इसको पूछा गया है। तो भारत का नेपोलियन आते ही आपको याद रखना है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ऑप्शन चारों आपके सामने, फटाफट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 8 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा, गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो 8वें के राइट आंसर होगा आपका सी, स्कंदगुप्त। कौन? स्कंदगुप्त, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्कंदगुप्त वह राजा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। अगला प्रश्न, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला, स्थापत्य, साहित्य, कार्यों का संरक्षण, राजस्व एवं भूमिकर और साम्राज्यवाद। तो देखिए भाई, 9वें प्रश्न का उत्तर, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो प्रश्न 9 का राइट आंसर होगा आपका ए, कला और स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश जो है वो आपके कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियां जो है किससे संबंधित हैं? तो देखिए भाई, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित थी? ठीक है, संबंधित हैं। तो प्रश्न 10 का राइट आंसर होगा आपका डी, गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से संबंधित है। अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि जो कालिदास थे, ठीक है, वो किस के राज कवि थे? तो देखिए भाई, इसका उत्तर, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो प्रश्न 11 का राइट आंसर होगा आपका सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे उनके जो है राजकवि थे। जिन कौन? कवि कालिदास। अगला प्रश्न देखिए, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रश्न 12 का राइट आंसर लिखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, प्रश्न संख्या 12, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो देखिए, प्रश्न 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु। अगला प्रश्न संख्या 13 देखिए, उत्तरगुप्त में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? उत्तरगुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? तो देखिए, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर, प्रश्न 13, उत्तरगुप्त युग में विश्वविद्यालय कौन सा प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, नालंदा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14 है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और भानुगुप्त। तो देखें, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, भानुगुप्त। ठीक है, एरन अभिलेख का जो संबंध है वो भानुगुप्त से है। अगला प्रश्न है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? तो देखिए, प्रश्न 15 का उत्तर आपके सामने, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रश्न 15 का राइट आंसर होगा आपका डी,
चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है फाहियान भारत में आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो देखिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा प्रश्न 16 का राइट आंसर होगा आपका डी, गुप्त काल। ठीक है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल माना जाता है, गोल्डन एज। अगला प्रश्न, फाहियान कहां का निवासी था? ठीक है, फाहियान के बारे में अभी हमने जाना था, शासनकाल, किस शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अब क्वेश्चन है कि फाहियान कहां का निवासी था? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 17 का उत्तर आपके सामने, फाहियान कहां का निवासी था? तो प्रश्न 17 का राइट आंसर होगा आपका सी, चीन का निवासी था फाहियान। अगला प्रश्न, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो देखिए प्रश्न 18 का उत्तर, प्रश्न 18 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, वाकाटक। ठीक है, वाकाटक, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय जो है वो आपके वाकाटक वंश का शासक था। अगला प्रश्न है 19वां, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को जो है कविराज के नाम से जाना गया था? तो देखिए प्रश्न 19 का उत्तर आपके सामने, कविराज, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? तो 19वें में राइट आंसर होगा आपका सी, समुद्रगुप्त को। ठीक है, ये समुद्रगुप्त जो है गुप्तकालीन शासक था, इसको कविराज कहा गया था। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो देखिए भाई 20वें का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 20 का जिन्होंने राइट आंसर दिया अपना आंसर जांच कर लिए। प्रश्न 20 का राइट आंसर होगा ए, कहोम स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त को जो है कहोम स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया था। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 21 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो 21वें का राइट आंसर होगा आपका बी, बोध गया। ठीक है, बोध गया में बनवाना चाहते थे वे भगवान बुद्ध का मंदिर। अगला, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है सर्वप्रथम कब हुआ था? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 22 का उत्तर आपके सामने, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो प्रश्न बस 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, गुप्त काल में। कब? गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 23, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो 23 राइट आंसर होगा आपका ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। कब? शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की थी। अगला प्रश्न, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो देखिए 24वें प्रश्न का उत्तर, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, विष्णु। ठीक है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष जो सिक्के थे वो जारी किए थे?
तो देखिए 25वें प्रश्न का उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? 25वें का राइट आंसर होगा आपका सी, शकों को पराजित करने के बाद। ठीक है, शकों को पराजित करने के बाद जो है इस खुशी में जो है चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगले प्रश्न को ऊपर बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, इसी प्रकार चैनल को सपोर्ट करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 26 है आपके लिए कि मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो देखिए मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो प्रश्न संख्या 26 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, चतुर्थ सदी में। मेहरौली दिल्ली में जो स्थित लौह स्तंभ है उसका निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था। अगला प्रश्न, फाहियान और हेनसांग ने के राज्यों को देखा था? किन किन के राज्यों को देखा था भाई फाहियान और हेनसांग ने? तो देखिए प्रश्न संख्या 27 का उत्तर आपके सामने, फाहियान और हेनसांग ने किन के राज्यों को देखा था? तो प्रश्न 27 का राइट आंसर होगा आपका डी, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। ठीक है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के जो है राज्यों को देखा था फाहियान और हेनसांग ने। अगला प्रश्न, धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी कौन थे भाई? ऑप्शन देखिए अच्छे से। तो देखिए भाई 28वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, धन्वंतरी कौन थे? 28वें प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न थे जी के, ठीक है, जिनमें से ये एक चिकित्सक भी थे, धन्वंतरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो देखिए भाई 29वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो 29वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर होगा आपका ए, राजतंत्रात्मक। किस प्रकार की? राजतंत्रात्मक प्रकार की थी गुप्तकालीन शासन प्रणाली। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ को फोकुओ की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में निम्न में से किसका विवरण जो है नहीं मिलता है? तो देखिए 30वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, फोकुओ की में इस ग्रंथ में किसका विवरण नहीं मिलता है? तो 30वां का राइट आंसर होगा आपका ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का जो वर्णन है, विवरण जो है इसमें नहीं मिलता है। तो ये आज हमने गुप्त काल से संबंधित इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखे हैं। आगे के क्वेश्चन को हम जो है सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो एकदम आपके लिए सूटेबल हो, आप उसको समय रहते वापस भी रिपीट कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी प्रकार हमेशा हमें सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ते रहें आप भी। ठीक है, इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।